हेलो बच्चों, एसवीएन ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। देखो, आज का अपना टॉपिक है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण या फिर फोटोसिंथेसिस क्या होता है कि प्रकाश की उपस्थिति में हरे पौधों के द्वारा भोजन निर्माण की क्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। अब देखो, यहाँ पर प्रकाश की उपस्थिति में हरे पौधे भोजन का निर्माण करते हैं। कैसे करते हैं कि वायुमंडल से ये CO2 को ग्रहण करते हैं, साथ ही जल के साथ में क्रिया करेंगे, जिसके फलस्वरूप यहाँ पर कार्बनिक पदार्थों का निर्माण होता है। जो कार्बनिक पदार्थ है उनका निर्माण होता है। इसके लिए देखो, एक समीकरण है 6CO2 6H2O = C6H12O6 प्लस, इसमें 12 H2 होगा, C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2। यहाँ पर ये क्रिया क्लोरोफिल के अंदर संपन्न होती है और इसके लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। देखो, CO2 जल के अणु प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल के अंदर यहाँ पर ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण कर रहे हैं? ग्लूकोज का। 12 अणु जल के काम में ले रहे हो, जिसके अंदर 6 तो काम में आ रहे हैं और 6 इसके अंदर शेष बच जाते हैं। बाकी यहाँ पर 6 ऑक्सीजन अणु उप उत्पाद के रूप में बनते हैं। किसके रूप में बनते हैं? उप उत्पाद के रूप में। इसके बाद में दूसरी आती है, इसमें एक वैज्ञानिक का नाम आता है, रेविनोविच का नाम आता है। इसने प्रकाश संश्लेषण की एक परिभाषा दी कि जीवनीय तापक्रम पर जो पेड़ पौधे होते हैं, जीवनीय तापक्रम पर पेड़ पौधे CO2 व जल के उपयोग द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। उस क्रिया को क्या कहेंगे? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। देखो, जीवनीय तापक्रम जिसके ऊपर पेड़ पौधे CO2 और जल को काम में लेकर के भोजन का निर्माण करते हैं, उस क्रिया को क्या कहेंगे? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यहाँ पर एक वैज्ञानिक का नाम आता है, स्टीफन हेल्स। इसने सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के बारे में बताया था। प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है, इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था? स्टीफन हेल्स ने बताया था। इसलिए यहाँ पर स्टीफन हेल्स को फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी के नाम से जाना जाता है। फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी के नाम से किसे जाना जाता है? स्टीफन हेल्स को। इसके बाद में बात करते हैं हम प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है उसका इतिहास। प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है उसके इतिहास के अंदर पहला नाम आता है स्टीफन हेल्स का। इसने सबसे पहले ये बताया था कि जो पौधे होते हैं अपना भोजन प्रकाश की उपस्थिति के अंदर बनाते हैं। यहाँ पर इसने किसी प्रकार से स्पष्ट नहीं कर पाया कि किसकी उपस्थिति में हो रहा है, क्यों हो रहा है। केवल इसने ये बात बताई थी कि पौधे प्रकाश की उपस्थिति के अंदर भोजन बनाते हैं। फिर आता है इसमें जोसेफ प्रिस्टले, ठीक है। इसने ये बताया कि जो पौधे होते हैं ये O2 का उत्पादन करते हैं। यहाँ पर देखो, प्रकाश संश्लेषण का जो समीकरण है उसके अंदर ऑक्सीजन का उत्पादन हो रहा है। किसके द्वारा किया जाता है? ये यहाँ पर पेड़ पौधों के द्वारा होता है। यहाँ पर जो जोसेफ प्रिस्टले है, इसने प्रैक्टिकल भी किया था कि पौधों को यहाँ पर भोजन के निर्माण के लिए किसकी आवश्यकता होती है? CO2 की आवश्यकता होती है। यहाँ पर श्वसन की जो क्रिया होती है उस दौरान CO2 को त्यागा जाता है और जो ऑक्सीजन होती है उसको ग्रहण किया जाता है। इसने जोसेफ प्रिस्टले ने एक प्रयोग किया था कि चूहे को यहाँ पर एक जार के नीचे,
कांच का जो जार था, कांच के जार के नीचे रखा, जैसे ये जार है, इस जार के नीचे चूहे को रखा, ठीक है। दूसरा, इसी के अंदर, दूसरे जार के अंदर चूहा था और इसके अंदर एक पेड़ था और इसके अंदर मोमबत्ती जल रही थी, ठीक है। तीसरा जार था, जार और इसके अंदर मोमबत्ती, सॉरी चूहा और पेड़ था। अब देखो श्वसन की बात करते हैं, तो यहाँ पे देखना चूहा, यहाँ पर इसके श्वसन के लिए O2 की आवश्यकता थी, ऑक्सीजन इसको नहीं मिल रही थी, तो यहाँ पर चूहे की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। किसके अभाव में हो रही है, ऑक्सीजन के अभाव में। दूसरा है, यहाँ पर 3 लिए हैं, मोमबत्ती ली है, प्लांट लिया है छोटा और चूहा, ठीक है। इस दौरान यहाँ पर तीनों जीवित है, पौधा भी जीवित है, चूहा भी जीवित है और मोमबत्ती भी चल रही है। क्यों चल रही है, क्योंकि जलाने का कार्य कौन सी गैस कर रही है, ऑक्सीजन कर रही है, इस पौधे के द्वारा ऑक्सीजन को छोड़ा जाता है। तीसरी स्थिति है यहाँ पे जो पौधा है, ठीक है, अभी यहाँ पे पौधे को ऑक्सीजन तो मिलेगी लेकिन CO2 प्राप्त नहीं होगी, तो पौधा क्या होगा, यहाँ पे मुरझाने लग जाएगा, क्योंकि उसके अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी। और एक स्थिति ऐसी आएगी कि यहाँ पर धीरे धीरे पौधा क्या हो जाएगा, मुरझा जाएगा। ये प्रैक्टिकल किसने किया था, जोसेफ प्रिस्टले ने। इसके बाद में नाम आता है जेन इंजेन होज का। इन्होंने बताया कि प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है, इसके लिए किसकी आवश्यकता होगी, सूर्य के प्रकाश की। फिर नाम आता है इसमें जीन सीनेवियर और डी सोसर का। इन्होंने बताया प्रकाश संश्लेषण में CO2 की उपयोगिता होती है, कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी तो उस दौरान CO2 काम में ली जाती है। फिर आता है इसमें JR मेयर। इन्होंने बताया कि पौधे सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा के अंदर परिवर्तित करते हैं। जो पेड़ पौधे होते हैं ये क्या करते हैं, सूर्य की जो प्रकाश ऊर्जा है उसको रासायनिक ऊर्जा के अंदर परिवर्तित करते हैं। अब देखो समीकरण में सनलाइट को अवशोषित किया जाता है क्लोरोफिल के द्वारा, ये सूर्य की ऊर्जा है, इसे रासायनिक ऊर्जा ग्लूकोज के अंदर परिवर्तित किया जाता है। फिर आता है इसके अंदर FF ब्लैकमैन। इन्होंने प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक और अप्रकाशिक अभिक्रिया के बारे में बताया। साथ ही इन्होंने सीमाकारी कारकों का नियम प्रस्तुत किया था। सीमाकारी कारकों का जो नियम था ये प्रस्तुत किया था। इस नियम के अंदर क्या होता है कि कोई भी प्लांट है, यदि उसको आवश्यकता, जितनी उसको आवश्यकता है किसी भी पोषक तत्व की, मान लो CO2 की, मान लो प्रकाश की, मान लो जितनी आवश्यकता होगी उतनी ही वो उसको काम में लेगा, आवश्यकता से अधिक उसके अंदर अनुपयोगी होगी। इसलिए इन्होंने इसके लिए सीमाकारी कारकों का नियम प्रस्तुत किया था। जैसे मान लीजिए कोई पादप है, उस पादप को 5 ग्राम CO2 की आवश्यकता होती है, ठीक है। यदि आप उस पादप को 0 से, इसमें 0.1 से स्टार्ट करोगे तो वहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया शुरू हो जाएगी। 5 ग्राम जो CO2 है वहाँ तक तो उसके अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया रहेगी। इसके पश्चात यदि आप 6 ग्राम उसको CO2 उपलब्ध करवाओगे तो उसके अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया स्वतः क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे जो CO2 होती है वो क्या बन जाती है, सीमाकारी बन जाती है। इसके बाद में आता है CB वान नील। इन्होंने प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश संश्लेषण के दौरान मुक्त जो ऑक्सीजन होती है वो किससे प्राप्त होती है, जल के अपघटन से। देखो CB वान ने सबसे पहले ये बताया था कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान मुक्त होने वाली जो ऑक्सीजन होती है ये कहाँ से प्राप्त होती है, जल के अपघटन से, ना कि CO2 के द्वारा, ठीक है। अब अपन यहाँ पे कुछ भी मान सकते हैं, CO2 या फिर H2O। इसकी पुष्टि किसने की थी कि ऑक्सीजन कहाँ से निकल रही है, जल के अपघटन से। फिर आता है इसके अंदर रॉबर्ट हिल। इसने कौन सी अभिक्रिया दी थी, हिल अभिक्रिया दी थी। बाद में आता है इसमें S रूबेन व S कोमेन। इन्होंने ऑक्सीजन का प्रयोग करके, ऑक्सीजन का ये समस्थानिक है,
ठीक है। इसका प्रयोग करके ये बताया कि ऑक्सीजन का निर्माण जल के अपघटन से प्राप्त होती है। देखो यहाँ पे जो वान नील था इसने सीधे सीधे बता दिया था कि ऑक्सीजन जल के अपघटन से प्राप्त हो रही है, जबकि एस रूबेन और एस कोमेन ने ये बताया था कि जो ऑक्सीजन है ये जल के अपघटन से प्राप्त हो रही है, लेकिन इन्होंने ऑक्सीजन के समस्थानिक का उपयोग करके ये बातें बताई। फिर आता है केल्विन व बेसन, इसने केल्विन चक्र या फिर C3 चक्र प्रस्तुत किया था। इसके बाद में आता है आर्नन, इन्होंने प्रकाश फास्फोलिकरण की जो क्रिया है उसके बारे में बताया। फिर है हैच व स्लेक, इन्होंने C4 चक्र जैसे C4 चक्र की खोज किसके अंदर की गई थी, गन्ने के अंदर। गन्ना यहाँ पे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के अंदर पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के अंदर पाया जाता है। देखो C3 ऊपर की ओर नाम आया है, C4 नीचे। C3 का मतलब होता है कि केल्विन चक्र के अंदर प्रथम जो उत्पाद होता है ये 3 कार्बन का बनता है। प्रथम उत्पाद कितने कार्बन का बनता है? 3 कार्बन का, इसलिए इसे किस नाम से जाना जाता है? C3 चक्कर से। C4 चक्कर हैच व स्लेक ने दिया था, यहाँ पे C4 है। 4 का मतलब हो गया कि प्रथम जो उत्पाद होगा वो कितने कार्बन का बनता है? 4 कार्बन का बनता है। किसके अंदर खोजा था? गन्ने के अंदर, और गन्ना उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों की वनस्पति है। फिर आता है इसमें मिशेल ने फास्फोलिकरण की क्रिया है उसके लिए रासायनिक प्रासरणी सिद्धांत प्रस्तुत किया था। देखो मिशेल ऊपर आ गया था प्रकाश फास्फोलिकरण ये वाला, इसके लिए रसायन प्रासरणी सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? मिशेल के द्वारा दिया गया था। तो ये था यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया थी उसके बारे में जनरल इंट्रोडक्शन, और उसके बाद में था प्रकाश संश्लेषण की हिस्ट्री, जिसके अंदर अलग अलग वैज्ञानिकों का अलग अलग योगदान। आगे देखिए टॉपिक है प्रकाश संश्लेषण का स्थल। प्रकाश संश्लेषण का स्थल यानी कि वह स्थान जहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया संपन्न होती है। कहाँ पे होती है प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया? पत्तियों के अंदर, और पत्तियों के अंदर भी क्या पाया जाता है? यहाँ पे क्लोरोफिल उपस्थित होता है। ठीक है, इस क्लोरोफिल के अंदर प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया संपन्न होती है। अब देखो ये तो हरित लवक हो गया, इसके अलावा भी जैसे आपने पढ़ा होगा क्लोरोप्लास्ट, पर्णहरित, ठीक है, ये सारे लवक के भाग है। हरित लवक के अंदर यहाँ पर मुख्य रूप से जो वर्णक है वो किस प्रकार का होता है? हरा वर्णक उपस्थित होता है। अब देखो जो हरित लवक है ये दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है। दोहरी झिल्ली मतलब हरित लवक के ऊपर 2 झिल्लियाँ पाई जाती है, जिसमें बाहर की जो झिल्ली होती है उसे बाह्य झिल्ली या फिर आउटर मेम्ब्रेन के नाम से जाना जाता है, जबकि अंदर की ओर जो झिल्ली होती है उसे आंतरिक झिल्ली या फिर इनर मेम्ब्रेन के नाम से जाना जाता है। देखो 2 झिल्लियाँ है, बाह्य व आंतरिक। इन दोनों झिल्लियों के मध्य जो अवकाश होता है उसे पेरीप्लास्टिक स्पेस कहते हैं। दोनों झिल्लियों के मध्य जो रिक्त स्थान होता है उसे क्या कहेंगे? पेरीप्लास्टिक स्पेस के नाम से जाना जाता है। अब देखो इसके अंदर की ओर की बात करेंगे कि हरित लवक के अंदर क्या पाया जाता है। अंदर की ओर 2 संरचनाएं होती है, एक तो होता है ग्रेना और दूसरा होता है स्ट्रोमा। 2 भाग है, एक तो कौन सा है? ग्रेना, और दूसरा कौन सा है? स्ट्रोमा। हरित लवक का जो मैट्रिक्स होता है उस मैट्रिक्स को क्या कहेंगे? स्ट्रोमा कहते हैं। हरित लवक के तरल भाग को या फिर जो मैट्रिक्स है उसे क्या कहेंगे? स्ट्रोमा कहते हैं। इस स्ट्रोमा के अंदर कई प्रकार की प्रोटीन, इसके अलावा तेल की बूंदें, लवण, 70 प्रकार के राइबोसोम, 70 प्रकार के
राइबोसोम, इसके अलावा यहाँ पर इसके अंदर डीएनए उपस्थित होगा। देखो जो स्ट्रोमा वाला भाग है इसे मैट्रिक्स के नाम से जाना जाता है, जिसमें प्रोटीन, तेल की बूंदें, लवण, साथ ही 17 प्रकार के राइबोसोम और डीएनए उपस्थित होता है। इसके अलावा एक कोशिकांग और जिसके अंदर डीएनए पाया जाता है। कोशिका के केवल 2 कोशिकांग है जिनके अंदर खुद का डीएनए पाया जाता है। एक तो हो गया हरित लवक और एक होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी खुद का डीएनए पाया जाता है। यहाँ पे इसके अलावा जो स्ट्रोमा वाला भाग होता है इसके अंदर यहाँ पर थाइलेकोइड उपस्थित होते हैं। थाइलेकोइड उपस्थित होते हैं, सिक्के जैसी संरचनाएं होती है। यहाँ पर ये जो थाइलेकोइड होते हैं, थाइलेकोइड एक के ऊपर एक व्यवस्थित होकर के किसका निर्माण करते हैं? ग्रेना का निर्माण करते हैं। थाइलेकोइड एक के ऊपर एक व्यवस्थित होकर के किसका निर्माण करेंगे? ग्रेना का। 2 ग्रेना आपस में ग्रेना लेमिली की सहायता से जुड़े रहते हैं। 2 ग्रेना आपस में किसकी सहायता से जुड़े रहते हैं? ग्रेना लेमिली की सहायता से जुड़े हुए रहते हैं। यहाँ पे देखना हरित लवक का जो ग्रेना वाला भाग है इसके अंदर प्रकाशिक अभिक्रिया संपन्न होती है। हरित लवक के ग्रेना वाले भाग के अंदर प्रकाशिक अभिक्रिया, जबकि जो स्ट्रोमा वाला भाग होता है इसके अंदर प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रिया संपन्न होती है। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है ग्रेना के अंदर कौन सी अभिक्रिया संपन्न होती है और स्ट्रोमा के अंदर कौन सी अभिक्रिया। तो ग्रेना के अंदर प्रकाशिक अभिक्रिया और स्ट्रोमा के अंदर अप्रकाशिक अभिक्रिया संपन्न होती है। ग्रेना का निर्माण किसके द्वारा होता है? थाइलेकोइड के द्वारा। एक के ऊपर एक थाइलेकोइड व्यवस्थित होकर के ग्रेना का निर्माण करते हैं। 2 ग्रेना आपस में ग्रेना लेमिली की सहायता से जुड़े हुए होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो ग्रेना वाला भाग होता है इसके द्वारा नीले, लाल, हरे आदि जो प्रकाश के स्पेक्ट्रम होते हैं उनका क्या किया जाता है? यहाँ पर अवशोषण किया जाता है। जैसे नीला प्रकाश हो गया, लाल प्रकाश हो गया, हरे रंग का प्रकाश हो गया। इस प्रकाश को यहाँ पर ग्रेना के द्वारा अवशोषित किया जाता है। अब देखो ये जो प्रकाश है इस प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 400 से लेकर के 700 नैनोमीटर होती है। इस प्रकाश की तरंग दैर्ध्य कितनी होती है? 400 से लेकर के 700 तरंग दैर्ध्य नैनोमीटर होती है। इसे PAR के नाम से भी जाना जाता है। इस रेंज का जो प्रकाश है उसे किस नाम से जाना जाता है? PAR। इसका मतलब होगा फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, PAR का मतलब क्या है? फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। किस रेंज का प्रकाश है? 400 से लेकर के 700 नैनोमीटर रेंज का जो प्रकाश है इस प्रकाश को ग्रेना के द्वारा अवशोषित किया जाता है, जिसके फलस्वरूप यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। यदि आप डायग्राम के तौर पे देखोगे इसे तो ये देखो, जैसे आपने शुरू में लिखा था दोहरी झिल्ली युक्त होता है। 2 झिल्लियाँ हो गई, ये हो गई इसमें आउटर मेम्ब्रेन हो गई, ये वाली इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। दोनों के मध्य का जो स्थान है उसे पेरीप्लास्टिक स्पेस कहते हैं। दोनों के मध्य का जो स्थान है उसे क्या कहेंगे? पेरीप्लास्टिक स्पेस के नाम से जाना जाता है। अब देखो 2 भाग बनाने हैं, एक ग्रेना का और दूसरा कौन सा बनाना है? स्ट्रोमा। अब देखो इसके अंदर ग्रेना का निर्माण किसके द्वारा हुआ था? थाइलेकोइड के द्वारा। थाइलेकोइड एक के ऊपर एक व्यवस्थित होकर के किसका निर्माण करता है? यहाँ पे ग्रेना का निर्माण करता है।
अब देखो यहाँ पे दो जो थाइलेकोइड होते हैं ये दो ग्रेना आपस में किसकी सहायता से जुड़े रहते हैं, यहाँ पर ग्रेना लेमिली की सहायता से जुड़े रहते हैं। जैसे ये तो ग्रेना हो गए, यहाँ पर ये ग्रेना आपस में किसकी सहायता से जुड़े रहते हैं, ग्रेना लेमिली की सहायता से जुड़े रहते हैं। इसके अलावा इसका जो लिक्विड होता है उस लिक्विड को स्ट्रोमा कहते हैं। इस स्ट्रोमा के अंदर जैसे प्रोटीन, तेल की बूंदें, लवण, इसके अलावा 70S प्रकार के जो राइबोसोम होते हैं वो उपस्थित होते हैं। जैसे 70S प्रकार के राइबोसोम लिख दिया, इसको आपने ग्रेना नाम दे दिया, ठीक है। मैट्रिक्स, इसको आपने स्ट्रोमा नाम दे दिया। जो पटलिकाएँ थी इसे थाइलेकोइड नाम दे दिया, ठीक है। इस प्रकार से अलग अलग इसको नाम दे दिया जाता है। तो इस प्रकार से जो प्रकाश संश्लेषण का जो स्थल होता है वो मुख्य रूप से किसको माना गया है, हरित लवक को माना गया है, ठीक है। इसके अंदर आसानी से बता सकते हो, हरित लवक की संरचना के बारे में बताना है इसमें कि हरित लवक की संरचना किस प्रकार की होती है। ये अपना प्रकाश संश्लेषी वर्णक। प्रकाश संश्लेषी वर्णक का मतलब है ऐसे वर्णक जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान सूर्य की किरणों को या सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने का कार्य करते हैं। सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने का कार्य करते हैं, उन्हें क्या कहेंगे, प्रकाश संश्लेषी वर्णक कहते हैं। 3 प्रकार के हैं यहाँ पर। एक तो है क्लोरोफिल, 3 वर्णक है, क्लोरोफिल हो गया। दूसरा कैरोटीनॉइड और तीसरा फाइकोबिलिन्स। 3 प्रकार के वर्णक है, क्लोरोफिल हो गया, कैरोटीनॉइड और फाइकोबिलिन्स। क्लोरोफिल यहाँ पर मुख्य वर्णक होता है, जबकि कैरोटीनॉइड और जो फाइकोबिलिन्स है ये यहाँ पर सहायक वर्णक होते हैं। देखो अधिकांश जो पत्तियाँ होती हैं उनका कलर हरे रंग का होता है, ठीक है। वहाँ पर हरा रंग क्यों है, क्लोरोफिल के कारण, ठीक है। यहाँ पर इसके अलावा कैरोटीनॉइड और फाइकोबिलिन्स। कैरोटीनॉइड जैसे यहाँ पर जो फल है, फलों के संग्रहित भाग हो गए, इसके अलावा पुष्प वगैरह हो गए, इनके अंदर अधिकतर कैरोटीनॉइड और जो फाइकोबिलिन्स होते हैं वो उपस्थित होते हैं। जैसे गाजर के अंदर कैरोटीन वर्णक उपस्थित होता है, ठीक है, जिसके कारण वो लाल रंग की होती है। इसके अलावा टमाटर और तरबूज के अंदर लाइकोप्सिन वर्णक होता है, जिसके कारण वो लाल होते हैं। तो यहाँ पर पत्तियों की बात करोगे तो पत्तियों के अंदर मुख्य वर्णक कौन सा होगा, क्लोरोफिल, और सहायक वर्णक हो गए यहाँ पे कैरोटीनॉइड और फाइकोबिलिन्स। यहाँ पे जो क्लोरोफिल है ये जल में घुलनशील होता है, जल में घुलनशील, जबकि जो सहायक वर्णक है कैरोटीनॉइड और फाइकोबिलिन्स ये यहाँ पर जल के अंदर अघुलनशील होते हैं, ठीक है। इसके पश्चात आप क्लोरोफिल की बात करोगे कि क्लोरोफिल की संरचना किस प्रकार की होती है। पहली बात करते हैं क्लोरोफिल के प्रकार। टोटल यहाँ पे 7 प्रकार के जो क्लोरोफिल है उनकी खोज की गई है, जिसके अंदर पहला आता है क्लोरोफिल ए, बी, सी, डी, ई, ठीक है। इसके अलावा बैक्टीरियल क्लोरोफिल और बैक्टीरियल विरिडिन, ये 7 वर्णक हैं जो यहाँ पर क्लोरोफिल के अंदर शामिल किए गए हैं। ए हो गया, बी, सी, डी, ई। इसके अलावा बैक्टीरियल क्लोरोफिल और बैक्टीरियल विरिडिन, ये दोनों जो वर्णक होते हैं ये किसके अंदर पाए जाते हैं, बैक्टीरिया के अंदर पाए जाते हैं। इसके अलावा जो ए, बी, सी, डी, ई ये पत्तियों के अंदर या पादपों के अंदर पाए जाते हैं। इनमें भी मुख्य रूप से ए और बी पाया जाता है। पत्तियों के अंदर इनमें भी मुख्य रूप से कौन सा होता है, क्लोरोफिल ए और बी। अभी यहाँ पे जैसे क्लोरोफिल ए है, इसका जो सूत्र है क्लोरोफिल ए का सूत्र यहाँ पे होगा C55 H72 O5 N4 Mg। देखो
क्लोरोफिल ए का यहाँ पर सूत्र होगा C55H72O5N4Mg। Mg यहाँ पर इसकी केंद्रीय धातु होती है। कौन सी धातु होगी? केंद्रीय धातु। आपको ये बताया था हीमोग्लोबिन के अंदर केंद्रीय धातु कौन सी होती है? आयरन होती है, जिसके कारण हीमोग्लोबिन या फिर जो ब्लड है उसका रंग कैसा होता है? लाल होता है। यहाँ पे क्लोरोफिल के अंदर केंद्रीय धातु मैग्नीशियम है, जिसके कारण कलर कैसा होता है इसका? हरा होता है। दूसरा आता है इसके अंदर क्लोरोफिल बी, ठीक है। इसका जो सूत्र होगा वो होगा C55H70O6N4Mg। देखो यहाँ पे जो क्लोरोफिल बी है इसका सूत्र है C55H70O6N4Mg, ठीक है। केवल इसके जो सूत्र है उसी के अंदर अंतर है, ठीक है। बाकी इनकी संरचनाएं क्या रहेगी? यहाँ पर समान होती है। फिर बात करते हैं इसके अंदर कैरोटीनॉइड। देखो कैरोटीनॉइड है, इसे कैरोटीनॉइड इसके अंदर भी दो वर्णकों को शामिल किया गया है। एक तो आता है इसमें कैरोटीन और दूसरा आता है इसमें ज़ैंथोफिल। दो वर्णक है, एक तो कौन सा है? कैरोटीन है, और दूसरा कौन सा आता है इसमें? ज़ैंथोफिल। देखो कैरोटीन यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं, जबकि जो ज़ैंथोफिल होते हैं ये CHO कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। इनका जो सूत्र होता है C40H56 होता है कैरोटीन का। इसका होता है C40H56O2 होता है। ज़ैंथोफिल का सूत्र कौन सा हो गया? C40H56O2 और कैरोटीन का हो गया C40H56, ठीक है। ये जो कैरोटीन है ये लाल वर्णक से संबंधित होते हैं, जबकि ज़ैंथोफिल पीले वर्णक से संबंधित होता है। ज़ैंथोफिल किससे संबंधित है? पीले वर्णक से। देखो कैरोटीनॉइड भी यहाँ पर दो प्रकार के हैं, एक तो हो गया कैरोटीन और दूसरा हो गया ज़ैंथोफिल। कैरोटीन कार्बन हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं, सूत्र हो गया इसका C40H56, लाल वर्णक होते हैं। ज़ैंथोफिल यहाँ पे CHO से मिलकर बना होता है, C40H56O2 इसका सूत्र हो गया, और पीले रंग के वर्णक होते हैं। तीसरा बच गया इसके अंदर है फाइकोबिलेंस। तीसरा कौन सा है इसमें? फाइकोबिलेंस। देखो ये जो लाल शैवाल होते हैं, लाल शैवालों के अंदर पाए जाते हैं। इन्हें भी दो कैटेगरियों के अंदर डिवाइड किया गया है। एक है फाइको इरिथ्रिन और दूसरा है फाइकोसाइनिन। दो प्रकार के वर्णक है, एक तो कौन सा है? फाइकोइरिथ्रिन, और एक हो गया फाइकोसाइनिन। अब देखो यहाँ पर R लगाओगे आप पहले, R फाइकोसाइनिन और R फाइकोइरिथ्रिन, तो इसका मतलब तो हो जाएगा ये किस प्रकार के वर्णक हो गए? लाल वर्णक, ठीक है। और यदि इनके अंदर आप C फाइकोसाइनिन और C फाइकोइरिथ्रिन लगाओगे तो ये हो जाएगा जो नील हरित शैवाल होते हैं उनके अंदर पाए जाते हैं। देखो C फाइकोसाइनिन और C फाइकोइरिथ्रिन तो किसके अंदर पाया जाता है? नील हरित शैवालों में। और R फाइकोसाइनिन और R फाइकोइरिथ्रिन किस में पाया जाता है? लाल वर्णकों के अंदर पाया जाता है। तो यहाँ पर प्रकाश संश्लेषी जो वर्णक है उनकी कितनी कैटेगरिया है? 3 कैटेगरिया है। क्लोरोफिल हो गया, कैरोटीनॉइड हो गया और फाइकोबिलेंस हो गया। अब देखना क्लोरोफिल डायरेक्ट क्या कर रहा है? सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करेगा, जबकि जो कैरोटीनॉइड होते हैं और फाइकोबिलेंस ये क्या करते हैं? जिस प्रकाश को जो क्लोरोफिल है वो अवशोषित नहीं कर पाता है, उस प्रकाश को अवशोषित करने का कार्य कौन करता है? कैरोटीनॉइड और फाइकोबिलेंस करते हैं। अवशोषित प्रकाश को क्लोरोफिल तक भेजा जाता है, उसके पश्चात उस प्रकाश का उपयोग प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के अंदर किया जाता है। मुख्य क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर अधिकांशतः है
जो क्लोरोफिल वर्णक होता है वो ही पादपों के अंदर पाया जाता है। ठीक है, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के अंदर भी इसका मुख्य रोल होता है या मुख्य भूमिका होती है, इसलिए इसे मुख्य वर्णक के नाम से जाना जाता है। ये क्या कर रहे हैं, उस प्रकाश को अवशोषित करेंगे जो हरित लवक के द्वारा अवशोषित नहीं होता है, उस प्रकाश को अवशोषित करने का कार्य कैरोटीनॉइड और फाइकोबिलिन्स के द्वारा किया जाता है। क्लोरोफिल के 7 प्रकार होते हैं, ए बी सी डी। ए बैक्टीरियल क्लोरोफिल और बैक्टीरियल पिरिडिन, ये दोनों बैक्टीरिया के अंदर पाए जाते हैं, बाकी पेड़ पौधों के अंदर पाए जाते हैं। ए और बी सार्वत्रिक होते हैं, सभी पेड़ पौधों के अंदर पाए जाते हैं। क्लोरोफिल ए C55 H72O5 N4 Mg होता है इसका सूत्र, और इसका होता है C55 H70 O6 N4 Mg। कैरोटीनॉइड की बात करोगे, यहाँ पर 2 प्रकार है, कैरोटीन और ज़ैंथोफिल। कैरोटीन CH से मिलकर बने होते हैं, ज़ैंथोफिल CHO से मिलकर बने होते हैं। कैरोटीन सूत्र हो जाएगा इसका C40 H56 लाल रंग के वर्णक होते हैं, और ज़ैंथोफिल पीले रंग के वर्णक है, सूत्र हो जाएगा C40 H56 O2। तीसरा था इसमें फाइकोबिलिन्स, लाल शैवालों के अंदर पाए जाते हैं। R-फाइकोसाइनिन और R-फाइकोरिथ्रिन के कारण शैवालों का रंग लाल होता है। इसी प्रकार से C-फाइकोसाइनिन और C-फाइकोरिथ्रिन के कारण शैवालों का रंग यहाँ पे नीला हरा होता है, या फिर जो नील हरी शैवाल होते हैं उनके अंदर ये वर्णक उपस्थित होते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।